काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी बहुत दफ़ा, बेशुमार दफ़ा लोगों ने कहा कि जी हसन निसार साहब को लेकर आइए। तो बिल्कुल आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं हसन निसार साहब के, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। इसके अलावा हमेशा हसन साहब जैसे कि बताते हैं कि वो इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा उनको महारत हासिल है और वो इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर और मज़ीद कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हसन साहब कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और मुझे हसन साहब, हम शुरू करते हैं थोड़ा मुसलमानों की हिस्ट्री से। आप थोड़ा सा बताइए कि हमारी तारीख क्या है, और क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, हम उनको क्या सही तालीम दे रहे हैं, क्या हम सही उन्हें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और किस तरह से पाकिस्तान बना और उसकी क्या वजह थी, या बांग्लादेश बनने की खास तौर पे क्या वजह थी, वो हमारे स्टूडेंट सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच आरजू। पहले तो मैं आप की करेक्शन कर दूं। मैंने कभी नहीं कहा कि इकोनॉमी पे कोई महारत वगैरह, ऐसी बात हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने इस तरह की बात कभी नहीं की। मेरी फॉर्मल एजुकेशन जरूर इकोनॉमिक्स की है। मैंने ऑनर्स मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में किया है, लेकिन मुझे इस मजमून से नफरत थी। ये मेरे पे इम्पोज किया गया था बाय माय फादर। ही वांटेड मी टू स्टडी समथिंग सीरियस। मेरी फूफियां जो थी, ये सुन लें जरूरी है, वो प्री पार्टीशन डेज में वो एमएससी वगैरह उन्होंने किया हुआ था। वो जालंधर में रहते थे, लाहौर में घर बर लिया हुआ था, इसीलिए ये वो सारा। तो मेरे वालिद कहते थे कि तुम बहुत नालायक हो क्योंकि तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो। आर्ट्स में भी कम से कम इकोनॉमिक्स की इज द ओनली सीरियस सब्जेक्ट, तो वो पढ़ो। तो मैंने वो तोन कहन पढ़ा जरूर है। तो मेरी आम आदमी से अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी। मैं एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हूँ, लेकिन ये कहना महारत, नौजुबिल्ला, आई हेट इकोनॉमिक्स। ठीक है, सॉरी सॉरी। इसीलिए बड़ा कुछ आ गया। मैं लिखने पढ़ने का शौक था, सो ये बात गलत, आपने गलत तासुर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा है, आपने तासुर गलत लिया। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि मुसलमानों की तारीख। सो आरजू, इसमें आपके लिए तो शायद ये नई बात ना हो, लेकिन आपके कुछ व्यूअर्स के लिए शायद नई बात हो कि हम बहुत बेरहमी से ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और बहुत कंफ्यूजन की बुनियाद पे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक बात आप याद रखना, मुसलमानों की तारीख जिसे हम कहते हैं, ये मुसलमान हुक्मरान खानदानों की तारीफ है। मुसलमान इस्लामी तारीख नहीं है ये। वो खुलफाए राशिदीन, उसके बाद देयर इज अ वेरी रीजनेबल गैप। उमैयाड्स में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें पांचवा खलीफा भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पे खुलफाए राशिदीन। उसके बाद तो भाई मलूकियत का था। अमीर तैमूर बहुत बड़ा फातेह है, इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्करर्स आर हियर, वो सब ठीक है। वो किधर, वो तो खुद को अल्लाह का जिल्लाद कहता था। जिल्लाद का तो अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसने शहरों के शहर जला दिए, उसने बेशुमार बंदा मारा। उसने समरकंद से उठ के जाके बायजीद यल्दरम ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। जहीरुद्दीन बाबर बच्चा था जब बाप की उमर शेख मिर्जा की डेथ हुई। उसके चचाओं ने, उसके भाइयों ने उसे जीने नहीं दिया। यहां आया, उसी तारीख ने उसको फॉलो किया। हमायूं के भाइयों ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। वो फरार होके ईरान भागा, पीछे बेटा उसका रह गया जलालुद्दीन अकबर। वो इतने बेरहम और सफाक थे उसके भाई हमायूं के, इतने बेशर्म थे। उन्होंने उस बच्चे को एजुकेट भी नहीं किया। वो तो फिर कुदरत ने शफकत की, और वो जलालुद्दीन अकबर जो था, अनपढ़ जलालुद्दीन अकबर, वो मुगल आजम कहलाया।
उसके बाद फिर आगे देख लें क्या हुआ, जहांगीर क्या हुआ, औरंगजेब आलमगीर तक, उसके बाद देख लें ऑटोमन एम्पायर्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है कफस, अपने भाइयों को चचाओं को वो नींद पागल हो जाते थे, छोटी छोटी बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, माँ की गोद में बच्चा, जलाद ने कह रहा गर्दन गर्दन उतारी फेंक दी। हम खिलाफत उस्मानिया कहने से बाज नहीं आते, उनकी 500-500 सैकड़ों औरतों के हरम होते थे उनके। सो ठीक है अच्छा बुरा है तो कहते हैं ना अपना दोबारा लपना होता है, कलमा गो तो थे बहरहाल वो, लेकिन लेट्स नॉट कंफ्यूज, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे असलाफ के, हमारे बुजुर्गों के साथ। इट्स नॉट बीइंग फेयर। इस्लामी तारीख कोई और तरह की चीज, बाकी हमारे मुसलमान हुक्मरान खानदानों की तारीख है जिसमें वो सब कुछ शामिल है जो पावर प्ले में होता है। पावर प्ले क्या होता है? किंगशिप नोज नो किंगशिप, और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। हुक्मरान किसी का रिश्तेदार नहीं होता, हुक्मरान की सिर्फ एक रिश्तेदार होती है और वो होती है तलवार, और वो उसको इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं सोचता कि वो भाई का या बेटे का, किसका बेटे मरवाए। मेरे वो भी फेवरेट लोगों में से है सलमान द मैग्निफिसेंट, ऑटोमन एम्पायर का सलमान आली शान, जिसको वेस्ट ने खिताब दिया था, ही वाज अ ग्रेट कॉन्करर। उसकी बहुत सी चीजें मुझे बहुत पसंद, उसने अपना सगा लाडला बेटा मार दिया मुस्तफा, उसको गलत बताया गया या उसको ये तासुर चला गया या कॉन्स्पिरेसी जो भी हुआ, उसको ये तासुर मिला कि मुस्तफा ईरानियों के साथ मिलके बाप का तख्ता उलटना चाह रहा है। वो छुप के खेमे में उसको कत्ल होते देखता रहा, वो तांत से मारते थे, काटते नहीं थे, तलवार से नहीं काटते। तो ये बस ठीक है, हमारी तारीख भी बुनियादी तौर पे जैसे आम कॉन्करर्स या आम इंसानों की तारीख होती है वैसे ही है, उसमें कोई इतनी तोप चलाने की जरूरत नहीं है। माइनस द पीरियड जो खुलफाए राशिदीन का जो मयार था, जो बूदो बाश थी, जो रहन सहन था, वो हमारे हुजूर के लाइफस्टाइल का अक्स था। वो इतनी बड़ी फतह की खबर लेके आया तो उसको जौ की रोटी और आगे खजूरें। बेटे से कोई गुनाह सरजद हुआ, उसको पूरे कोड़ों की सजा मिली। इसी तरह जिन पे आगे इनका अक्स था, उमर बिन अब्दुल अजीज जिनकी मैंने बात की है, जब वो उन्होंने खिलाफत संभाली, हालांकि उस वक्त तक मलूकियत थी, खिलाफत शिलाफत कोई नहीं रह गई थी, कहने को खलीफा, कहने को तो इनको भी खलीफा कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर के ये खलीफा थे, अपने बापों भाइयों बहन अजीज रिश्तेदारों को बेरहमी से मार देने वाले, सैकड़ों औरतों पे मुश्तमिल, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे तो नहीं पता था आपने क्या पूछना है। ये पढ़ी है किताब मेरे सामने, ये 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत करने वालों की किताब का नाम ही हरमसरा है, जॉन फ्रेली की किताब है, पढ़ के देखें कभी। तो मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिन पे देखें, हुजूर का अक्स नुमाया था खुलफाए राशिदीन पे, इनका अक्स नुमाया था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पे। तो उनका उस जमाने में तजारती काफिले जो महीनों के हिसाब से जाते थे, पैदल ऊंटों पे जाना होता था, महीने सफर में जाने में आने में, फिर वहां रहना, बार्टर होता था, करेंसी तो थी नहीं कि आपने दिया ले लिया, मोस्टली बार्टर होता था, माल के बदले माल। तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत से पहले उनका एक करीबी दोस्त को 15-20 दिन महीना पहले वो काफिले पे रवाना हुआ, साल एक लग गया उसको आते 10-11 महीने, तब इनको खलीफा हुए या अमीरुल मोमिनीन हुए, जो भी आप कह रहे हो, उनको चंद माह गुजर चुके तो आया, पता चला वो गया। अच्छा, ये जब शहजादे थे तो बड़े बिगड़े हुए थे, कीमती तरीन परफ्यूम, महंगा तरीन लिबास, वो गया मिला, उसने दरवाजा खटखटाया, खुद उमर बिन अब्दुल अजीज ने दरवाजा खोला और उसने कहा उमर कहाँ है? आप बोले मैं ही हूं। दोस्त हक्का बक्का रह गया, ये पिपड़ियां जमी हुई, चेहरा सूखा हुआ, बाल उड़े हुए, बुरा हाल। ने कहा कि उमर तुझे 8-10 महीनों में क्या हो गया?
मैंने कहा कि यार कुछ भी नहीं हो गया, बेशुमार मुसलमानों का बोझ मेरे कंधों पे आ गया, इसने मुझे बूढ़ा कर। ये है खिलाफत, ये है इस्लामी तारीख की झलक। ये बापों को बेटों को मार देना, औरंगजेब आलमगीर, और कभी औरंगजेब आलमगीर की ब्यूरोक्रेसी तो उठा के देखें। वो एक बुनियादी तौर पे नाकाम हुक्मरान था जिसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। क्यों? उसके बाद शिरादा यूं बिखरा। ये सेंसिबल आदमी का काम नहीं होता, ये इंतहा पसंद आदमी का काम नहीं होता। आपको देखो, हमारा दीन का हुक्म है, उनके झूठे खुदाओं को बुलाओ, उनकी इबादत गाहों की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। तो आप जब ये इंतहा पसंदी की तरफ जाते हो, आज हम इंडिया के बारे में क्या बात करते हैं? हमने भुगता है, हमने हजारों अपने हम वतन मरवा के सीखा है। तारीख में पहले ये पैचेस आते रहे, आज इंडिया इसका शिकार है। तो इसलिए वो आप रहने दें। और दूसरी बात, आप 1400 साल प्लस की तारीख के बारे में आप बात कर रही हैं, तो प्रोग्राम तो होता है 30, 35, 40 मिनट का। तो वो मुसलमान हुक्मरानों की तारीख बयान मैं किस किस की करूं? कोई एक है, सलातीन दिल्ली ईमान, फिर मुगल अंपायर है, फिर ऑटोमन अंपायर है, फिर सफीज ऑफ ईरान है। लेकिन सर जो 200 साल हुकूमत की थी बरे सगीर पे, उसका तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं लोगों को कि किस तरह से फिर वो खत्म क्यों हो गई, वो सारी बादशाहत जो हिंदुस्तान पे और हर जगह पे हुकूमत थी मुसलमानों की, वो किस वजह से खत्म हो गई? ये नहीं हो सकते ना इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह की बात नहीं हो सकती। ये बड़ा स्पेसिफिक किसी एक पीरियड के बारे में तो बात हो सकती है, आधे घंटे पौने घंटे में। ये तो बहुत लोडेड बात है। और एक और बात याद रखना, बादशाह सिर्फ अल्लाह की, ये बाकी सारी ह्यूमन हिस्ट्री, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, और चले गए। मैं ये ऑटोमन एम्पायर की भी बात कर रहा था, तो इनकी एक प्रिंसेस की मैंने पर्सनल डायरी पढ़ी जो किताबी शक्ल में शाया हुई बाद में। तो वो कहती है कि मेरे बुजुर्गों ने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की, तो 650-700 साल, शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा। तो आज ना मेरा को मुल्क है, चूंकि इनको जलावतन कर दिया गया था। ये खिलाफत का खात्मा शात्मा ऑटोमन एम्पायर का जब हुआ है, उसको सो कॉल्ड को डेमोक्रेसी वगैरह ये वो, तो ये एग्जाइल में चले गए, भेज दिए गए। एक इनमें बस कंडक्टर, बाद में फिर वो पायलट हो गया। एक इनका साबिक खलीफा, उसके पास कफन दफन के पैसे नहीं थे गरीब के पास जब उसकी डेथ हुई है। तो मतलब इस तरह के, और इसी तरह मुगलों का अंजाम क्या है, मतलब जब तक था तब तक था। उसके बाद तो हुसैनी बावर्ची के साथ मुगल शहजादी को शादी करनी पड़ी थी अपनी जान और जिंदगी बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो ये क्या तारीख शारीख होनी, सलातीन दिल्ली पे शुरू हो जाओ, नहीं इस तरह के नहीं हो सकते, मुतहम्मल हो सकते। या तो फिर एक मैम किसी एक खानदान की भी, वो भी चंद शख्सियात पे हो सकता है, इशारा करके गुजर जाएंगे। और मुगलों की क्या, मुगलों का क्या पूछते हो? और शुरू का एक मिनट, ये देखो कितनी दिलचस्प बात। जहीरुद्दीन बाबर अगेन पोइट्री, मेरे पास उसकी है वो किताब मौजूद है, शायद मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। आमतौर पे वो किताब लिखी थी, वो घरों में तुर्की जबान बोलते थे। बाबर ने किताब लिखी थी, वो तो उसके बाबरी नहीं, वो बाबरनामा है, वो तुर्की जबान में लिखी थी, उसका फारसी तर्जुमा, उसके आगे तर्जुमे हुए। मेरे पास बराह रास्त वो मौजूद है जो तुर्की जबान से तर्जुमा किया गया है। लेकिन आप देखो ये कितनी, या इसको सेलिब्रेट करें, अब क्या करें? पानीपत के मैदान में पहली गर्दन जो उतरी बाबर के हाथों, वो किसकी थी? वो इब्राहिम लोदी की। वो एक तहज्जुद गुजार आदमी को, उसको शिकस्त दे के कत्ल करने के बाद उसकी मां को अपनी मां डिक्लेयर किया बाबर ने। उसकी मैग्नानिमिटी थी, खूबसूरती थी। उसी औरत ने बाबर को जहर भी दिलवाया। मुसलमान ने मुसलमान की गर्दन काटी थी ना पहले तो। हाँ, तो फिर इसलिए हमारा, आप आगे चलो सर जैसे वो असल में बहुत से लोग जो है वो चाह रहे थे
कि थोड़ा सा हिस्ट्री को समझने का, क्योंकि हमें ये भी बहुत कुछ कहा जाता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में या हम अपने नए जो जनरेशन है उसको हम गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें ये भी गलत बता रहे हैं कि बलूचिस्तान सॉरी कि बांग्लादेश क्यों बना था, हम वो भी गलत बता रहे हैं। और हम मुसलसल आपने देखा ही होगा कि बलूचिस्तान के बारे में भी बात होती रहती है अक्सर, इंडियन टीवी पे भी और बाकी जगह। हमारे टीवी पे तो खैर कम होती है, इंडियन टीवी पे ज्यादा होती है और सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है कि बलूचिस्तान में जो है वो लोग बड़े परेशान हैं, मिसिंग पर्सन्स बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सब लोग एक आम से टॉपिक पकड़ते हैं जो रोजाना चल रहे होते हैं सुबह से रात तक। इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करके आऊं। तो सर आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि बांग्लादेश क्यों बना था, हमारी गलती थी या वही अलग होना चाहते थे हमसे? अच्छा, मुझे देखो, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई हम्म। कि एक बाबाए कौम ने तो खैर इसको और तरीके से देखा था और तरीके से विजुलाइज किया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे ताल्लुकात होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। तो एक दुश्मन मुल्क दरमियान में एक टुकड़ा उधर, ये कोई अजीबो गरीब सा ये एक तजर्बा था। मुझे तो सच्ची बात है आज तक ना। दूसरी बात जो समझने की जरूरत है कि आप एक घर को कायम नहीं रख सकते अगर एक बाप अपने बेटों में इंसाफ से काम नहीं लेता। वो इंसाफ हो भी और होता दिखाई भी दे। आप मेरे साथ अगर गैर मुनसिफाना सलूक नहीं, मुनसिफाना सलूक ही कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन ये हो गया या मैं कन्विंस हूं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अगेन दैट इज अनदर काइंड ऑफ फेलियर। तो नाइंसाफी की आवाजें यहां से भी उठ रही हैं, मतलब, और एक नहीं। ये तख्त लाहौर क्यों कहते हैं सराइकी बेल्ट वाले भाई? क्या तकलीफ है? आपने किया बहुत है, मैं तो बेनिफिशियरी हूं उसका। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया जी, लाहौर की तोसी और बड़ी उसकी डेवलपमेंट और फलाना और ढमकाना। उधर अगर रिजेंटमेंट है तो फिर मैं क्या करूं इसका? इंसाफ इंसानी माशरे में खास तौर पे इस्लामी जो क्लेम करे उसमें तो उसकी तो बुनियाद इंसाफ पे होनी चाहिए। सो ग्रीवेंसेस डेफिनेटली ईस्ट पाकिस्तान के। और आपको एक बहुत ही अजीबो गरीब बात बताऊं, ठीक है? वो ये कि जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में गए एज अंडर ग्रेजुएट्स, वो हमारा पहला बैच था। ऑनर्स की स्कीम थी कि एफएएफएच के बाद लड़के लड़कियां आएंगे, कंपटीशन देंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट में उनको डाला जाएगा और वो बड़े को तुर्रम खान बन के निकलेंगे। पहले ऑनर्स करेंगे फिर मास्टर। ठीक हो गया। उसमें ईस्ट पाकिस्तान का कोटा था, अबाउट 30-35%, मुझे अब याद नहीं। हॉस्टल नंबर 1, जिसको अब कायदे आजम हॉल कहते हैं, उसमें हम सब डंप कर दिए गए। मैं और हफीज खान, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद में प्रेसिडेंट रहे, उनके नीचे जावेद हाशमी उनका सेक्रेटरी था, बाद में पीटीआई के भी वो पंजाब के सदर वगैरह रहे। हम लायलपुर से इकट्ठे आए थे, जिसे फैसलाबाद कहते हैं। हुआ ये कि ईस्ट पाकिस्तानी लड़कों के साथ हमने बड़ी मोहब्बत से हम एक दूसरे की तरफ लपके, ठीक है, क्यूरियोसिटी थी, सही। बंगाली भाई हैं, फला है टमका। उसके बाद ये हुआ कि 3-4 महीनों के अंदर अंदर वापस चले गए। बंगाली लड़के बंगाली लड़कों तक महदूद हो गए और हम लोगों तक महदूद हो गए। उनके खाने का तरीकाकार ऐसा था। कल्चर की बात होती है भाई, आप सकाफती तौर पे बिल्कुल डिफरेंट हो, वो नहीं निभेगी बहुत देर तक। वो कल्चरली हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ लोग थे।
उनके साथ बैठ के खाना, हमारे कुछ लड़कों ने बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट का इजहार किया कि जी हमारे टाइमिंग ज्यादा कर दो, द वे दे ईट, मतलब हमें नहीं वो, मैं टीम में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। फिर वो गोल धोतियां पहन के रात को फिरते थे। हमारे यहाँ का नहीं था, मुतमब्बल घरों के बच्चे थे अच्छे, वो उनको अजीब लगता था। मोस्टली उनके कमरों में से खास तरह की स्मेल आया करती थी। हमारी स्पेंडिंग की आदत में जमीन और आसमान का फर्क था। हमें अच्छे खासे पैसे मिलते थे घर से, लेकिन 20-22 के बाद हमारा गुजारा उधार पे होता था। हम सिगरेट का पैकेट निकाल के मेज पे रखते थे। बंगाली लड़के सॉक्स में छुपा के रखते थे पैकेट, किसी को ऑफर ना करना पड़े, चुपके दाएं बाएं होकर से। देखो ये बात मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं तो उनको मिस करता हूं। मैंने एक जमाने में बहुत घंटों के हिसाब से वो BTV देखा है, बांग्लादेश टेलीविजन नेटवर्क। शायद मुझे को पुराने दोस्तों में, उनमें 2-3 से मेरा बहुत प्यार मोहब्बत मिला है। KBM फारूक था, उसे उसका निकनेम बाबल था, ठीक है। एक हुसैन था, वो अनलाइक ईस्ट पाकिस्तानी बॉयज, ही वाज वेरी टॉल एंड वेरी फेयर, पठान था वो बैक। एनीवे, सो वी वर कल्चरली डिफरेंट। उसके बाद इंसान, मुझे एक बात बताओ, अक्सरियत उनकी थी, ये दारुल हुकूमत आपका कराची क्यों है? मैं आज भी सोचता हूँ तो ढाका होना चाहिए। सही। अच्छा, इस मैं एक बंगाली की तरह सोच रहा हूँ ना, ठीक। कभी ये ढाका वो किधर हो गया? मेजोरिटी में तो हम हैं। मुस्लिम लीग बनी भी वहां, हाँ उन्होंने बड़ी उसके लिए जंग ले, तो ये इसको छोड़ें, आप क्यों बना, ये इन तफसीलात में ना जाओ, कोई और काम करें जी। लेकिन सर मैंने देखा है कि जितने लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, जो बंगाली हो या बांग्लादेश से, काबिल बहुत होते हैं। पाकिस्तान पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में उस लेवल पे नहीं जा सका। उनसे मैंने तो लोग बहुत काबिल भाई देखे मैंने। काबिलियत की बात ही नहीं की। मैं आपको समझा रहा हूं कि कल्चरली वी वर डिफरेंट पीपल। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर देखो ना, हमें ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद हम 20-22 को, मैंने कहा ना 20-22 तारीख के बाद हम उधार पे चलते थे। सही। बंगाली लोग मैंने कभी उधार नहीं लेते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल, दे वर मोर सीरियस। अब वाली बात भी आपकी 100% ठीक है। अगेन हमको थोड़ा लफंगा टाइप एलिमेंट थे, ठीक है, इधर उधर फिरना, आवारा गर्दियां और ये और वो वगैरह, वो जरा मुख्तात किस्म थे, इसलिए उसको छोड़ो आप। और ये बहुत लंबी कहानी है, एक किताब है शरीफुल हक दालियम, वो जैसे हमारे निशाने हैदर है, वो वहां एक बांग्लादेश में है बीर उत्तम, जैसे सितारा जुर्रत है या निशाने हैदर है ना, बीर उत्तम वो साबिक फौजी हैं। शरीफुल हक दाल, बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी उनकी किताब का नाम है। वो मुक्ति बानी को खड़े करने वाले, वो पाकिस्तानी फौज में कैप्टन थे, यहां से एक दो दोस्तों के साथ वो फरार होके गए, मुल्तान गए, वहां उन्होंने जो कैश था उसका सोने की अंगूठी, बल्कि जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा ये फरार हो रहे हैं, सोने की अंगूठियां खरीद रहे हैं, तो बाद में पता चला कि जो वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो फिर वो अंगूठियां बेच के लोकल करेंसी हासिल करते हैं। अच्छा, तो बड़ा खूबसूरत, वो समझ आ जाएगी वो किताब। अब मैं इतनी मोटी किताब आपको 10 मिनट में तो ब्रीफ नहीं कर सकता। किताब का नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, नेम राइटर इज शरीफुल हक दालियम, दालियम उनकी गुजात बात होगी, और वीर उत्तम वो जो उनको वहां से शुजात का कुतंबा वगैरह। चले आगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी हसन साहब कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज इतना कम क्यों हो गया? अभी मैं आपकी देख रही हूँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी पीछे आपकी बुक्स वगैरह मुझे नजर आ रही हैं, आप जाहिर आप पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो किताबें पढ़ते हो। हमारे यहाँ किताबों की दुकानें बंद होके वहां पे खाने पीने की, कपड़ों की दुकानें खुल रही हैं। किताबें नहीं, खरीदना कम कर दिया लोगों ने। ये कोई नई बात नहीं है आपके यहाँ, किताब कल्चर। अब मॉल पे फिरोजशंस भी खत्म है, क्लासिक के नीचे बेकरी खुल गई है और कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। लाहौर के मॉल की बात कर रहा हूँ। तो आपके यहाँ कबाब कल्चर जो था ना, ये क्या फूड स्ट्रीटें और फलाने, ये
फूड स्ट्रीटें जो हैं, ये कबाब कल्चर जो है, ये किताब कल्चर को खा गया है, मुद्दत हुई। और पहले भी आप कौन से को तुर्रम खान थे, कितनी सदियां हो गई हैं। ये जो मॉडर्न आपकी ये पिदरम सुल्तान बूथ हमारे साइंसदान फलाना, वो छोड़ो भाई, आज की बात को, हाजिर सरवत को आज की बात करो। मॉडर्न जो कुछ है, तो जहाज से लेके रेल तक, रेल से लेके कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लेके फोन तक, फोन से लेके एमआरआई मशीन तक, लाइफ सेविंग ड्रग्स तक, आपके पल्ले है क्या? तो किताब भाई ये रातों रात नहीं हुआ करता है इस तरह के हादसे। ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि आज ये कौम बड़ी काबिल है और बड़ी जबरदस्त है, बड़ी क्रिएटिव है और बटन दबाया तो वो जाहिल हो। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें बेशुमार फैक्टर्स होते हैं। अगेन आप ना बहुत ज्यादा लोडेड सवाल, जो इस तरह के प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकते। इसकी एक एक लाइन पे एक एक डेढ़ घंटे का लेक्चर होना चाहिए। इतना बड़ा पूछ लिया आपने, मतलब प्रोग्राम तो देखो अपना। मैं अपने प्रोग्राम से छिड़ता हूँ रिपोर्ट कार्ड में, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं भाई, वो क्या 1.5 मिनट होता है। इसलिए ये इस तरह के सवाल नहीं, कुछ चलते फिरते सवाल करो सादे से। तो सर अभी आपने लालपुर का नाम लिया, तो सर हम लोग नाम क्यों बदल देते हैं? वहां पे वो फैसलाबाद नाम रख दिया, शाह फैसल तो कभी गया नहीं लालपुर, तो ये शहरों के नाम क्यों बदल देते हैं? ये कमसद होने की और नीच होने की निशानी, ये गंदी और घटिया जहनियत ये काम करती है। ये पढ़े लिखे नाखांदा, जिनकी तराश खराश जिनको नसीब नहीं हुई होती। मेरे दादा एक जुमला बोला करते थे कि तालीम और तमव्वुल, एफ्लुएंस और एजुकेशन, ये चौथी नस्ल में सही मानों में दिखाई देती है, अपने शबाब पे पहुंचती है। अदरवाइज एक बंदा आना, कोई आगा ना पीछा उसका, वो अगर एमए छोड़ पीएचडी भी कर लेगा, उसके बुनियादी मैनर्स ही तब्दील नहीं होने। उसको तो छोड़ो, आपने तो बहुत लंबी बात तालीम की कर दी ना। तो आपको तो हाथ धोना नहीं आता, ये कोरोना सिखा रहा है आपको। हुकूमत पागल हुई फिर रही है बेचारे, जिसको देखो हाथ जोड़ा है, हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो, इश्तिहार बन रहे हैं फलाना। मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे पास आने वाले को लल्लू पंजू तो नहीं होते। उनमें 50% लोग हाथ धोते हैं, 50% नहीं, ठीक है जी। और खाना खाने के बाद 80% लोग हैं जो टिश्यू से हाथ साफ करके समझते हैं कि ये लंबी, अगेन बहुत लंबी कहानी है। ये 2-3 नस्लें कम से कम, जब तक आपके दादा परदादा पढ़े लिखे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये ओवरराइट, अगेन स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता, बतदरीज ये इर्तकाई या इवॉल्व होता है। फिर आपको रहना आता है, आप लोगों के वॉशरूम जाओ, करहत आती है। अच्छे खासे घरों में 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है, गाड़ी देख लो, लोगों की गाड़ियां मोस्टली, मेंटेलिटी देखो। वो सीट बेल्ट बांधते हैं ना, तो अगर आप ना बांधो तो जो जरा भी हाई प्रोफाइल या डिसेंट, हाई प्रोफाइल क्या डिसेंट गाड़ी, वो टू टू करना शुरू कर देती है ना जी, ठीक है ना। तो वहां मेड इन चाइना को इतने चवल हैं, पुर्जा डाल देते हैं, गाड़ी को धोखा दे रहे हैं। ओ भाई गोरों ने, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी, अपने बच्चों को उनको बदतमीज बना रहे हैं। अंदाजा लगाओ, जो बाप ये हरकत करता होगा कि सीट बेल्ट बांधनी ना पड़े और गाड़ी भी शोर ना मचाए, तो वो ठोंस देता है, वो एक अजीब सी चीज। मैंने अपने चंद दोस्तों, मैंने कहा यार मत करो, तुम खुद अपने बच्चों को बदतमीज बना रहे हो। बुनियादी तौर पे जिंदगी देखो, जालिम किसे कहते हैं जी, ये सुनो, ये अशरे, ये अगर सोने की हो और इस पे डायमंड्स लगे हुए हो, ये सोने की हो और इस पे डायमंड्स लगे हुए हो, तो बुझाया इसमें सिगरेट ही जाना चाहिए।
इसमें अगर मैं पानी पीऊंगा तो मैं जालिम हूं। ये जालिम को चाकू छुरी मारने का नाम नहीं है। इसी तरह अगर कच्चा बर्तन है, ये ऑर्डिनरी सा एक मग है, इसमें मैं सिगरेट बुझाऊं तो मैं जालिम हूं। ये हुस्न है। ये जो दीन है ना आपका, हमें तो सिवाय जन्नत दोजख के कोई नजर ही नहीं आता। सदा और जदा नहीं, ये हुस्न है। वो किधर से आ गया भाई? दरख्त लगाना सदका है जारिया है। तो कभी जुमले पे तो गौर करो। सही। तुम जंगल काटने वाले लोग हो। वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसमें गुना सवाब हुस्न है बड़ा। भूखे को खाना खिलाना, अच्छा क्या बात है। ये रुला देने वाली बातें। अपने घर में दाखिल होने से पहले दस्तक दो। दाएं हाथ से खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। इबादत में भी एतदाल से काम लो। ये नहीं बता, ये नहीं बताते, डराते हैं सुबह दोपहर शाम 5 टाइम बहुत ज्यादा करते हैं। और वो बस या लालच है या खौफ, हुस्न है ही नहीं। लेकिन सर, इस्लाम ने तो दूसरों के मजहब की भी जो है वो कहा है कि इज्जत करो, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट करो उनके साथ। लेकिन यहाँ पे तो सर आपने देखा ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हीं का, उन्हीं मजहब का, जैसे इल्हामी, जैसे या अहले किताब जिन, उनके मजहब का ये अल्टीमेट है, द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मॉडल। अब पढ़ना है नहीं, यूं 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 सर मारे जाने हैं, सर के अंदर आई कुछ नहीं, हिलाई जाना है। अब आके किसी को होश है, चौधरी सरवर वगैरह, अल्लाह इनका भला करे, भला आदमी, केवल तर्जुमे से पढ़ो तो तुम्हें, तुम्हारे अंदर तो जाए कुछ। अब यूनिवर्सिटी में ये सारा अच्छा है क्या? कुरान पाक वर्ड ऑफ गॉड है। कायनात क्या है? वर्क ऑफ गॉड है। वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड के दरमियान मामले को, रिश्ते को, तल्लुक को समझने के लिए तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं समझ आया तो सवाब इस्तेमाल क्या है? बेटी रुखसत हो रही है जी, कुरान के नीचे से गुजार दो, ये इस्तेमाल। ये नहीं कि वो तुम्हारे अंदर से गुजर जाए। पढ़ के देखो तो हमारे जैसे चपड़कन आती है, बंदे भी मतलब कहते हैं वाह यार, सुभान अल्लाह, मजा आ गया, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये वो ऐसे ही है, कभी मेरा कोई महबूब हो, मुहसन हो, मुरब्बी हो, वो कोई मेरे लिए पैगाम भेजे और किसी ऐसी जबान में भेज दे जो मुझे नहीं आती, तो मैं तर्जुमा करके पढ़ूंगा ना भाई। मैंने टेस्ट, ये मेरे साथ हुआ, मैंने 5 7 साल 6 साल पहले बड़ा कॉलम लिखा था इस पे। देयर वाज सम प्रॉब्लम, तो और मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर सब्जवारी, उन्होंने लंबे चौड़े ना टेस्ट लिख दिए। मैंने वो फोन किया, शौकत खानों का बंदा आया, उसको ब्लड का सैंपल दिया। अगले दिन या उससे अगले दिन रिपोर्ट आई, तो मैं आरजू, मैं हैरान, हक्का बक्का, मेरा खून, पैसे मैंने दिए, टेस्ट भी मैंने किया, मुझे पढ़नी नहीं आ रही। कोई उसका तर्जुमा किसी डॉक्टर से कि हुजूर ये क्या लिखा है, वो कहेगा चपड़कन आती है, तेरा लिवर नहीं, या तेरा हार्ट, या तेरा किडनी का, या ये तेरा कोलेस्ट्रॉल है। इतनी समझ नहीं 72 साल में आपको आई। ये वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड को समझे बगैर तुम वर्क ऑफ गॉड का क्या। इसीलिए मैंने अभी कहा कि सदियों से आप खोखले हैं, खोखले, बल्ले ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट सवाए बेनिफिशरीज के। सेलफोन आ गया, जिस चंपू चमाट को देखो उठाए फिर रहा है, वो कभी सोचो तो सही, ये भी बैठे हैं, वही तो शर्म आती है।
कोई शाही पल्ले नहीं। सुबह उठते हैं जाके फ्लश खींच देते हैं, पता नहीं इनका दिल नहीं खींचता, वहां से शुरू होते हैं। और आज से 30-40 साल पहले लाहौर शहर में दूसरी मंजिल पे पानी नहीं जाता था, कुओं से पानी पीने वाले। पहली बार आप लोगों ने हैंडपंप देखा तो कहा ये बंबा है, ये पंजाब में इसको बंबा कहते थे। मत मरी गई गालिब जैसे जीनियस की, उसने कहा माचिस आग लिए फिरते हैं जेब में। हमारे मुहावरा क्या था, आग लेना आई तो घर वाली बन बैठी। गांव में एक आध तगड़े घर के पास आग होती, जरूरत पड़ी तो जाकर ट्रेंड कुत्ते होते ओदे मुंह च दे देंगे सी पाथी, उपला जिसे कहते हैं, गोबर से जो बनता है, क्योंकि वो यकदम नहीं जलता, बहुत स्लो जलता है। वो जाके उधर देते थे, उधर को मुंशी मुजारा होता था चौधरी साहब का, वो थोड़ी सी उसकी नुक्कड़ सुलगा के कुत्ते के मुंह में कुत्ता लेके भाग। ये कहते हैं यार तिब्बिया कॉलेज, जो हमारे हकीम और ये वो जो थे, इनके जो सीना बसीना चलता था तिब्बिया कॉलेज बना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज ले लो, मेडिकल कॉलेज ले लो। मैं कभी कभी सोचता हूँ घोराना आता तो नहीं ना होता शायद। वो रेलवे दे गए, आपने रेलवे का सत्यानाश कर दिया। रूसी आए वो भुट्टो साहब ने, और अच्छा और बेरहम, चिल्लाक, बेशर्म, ये आपकी स्टील मिल को मिल नहीं है। ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, ये एटम बॉम्ब की सगी बहन है। ये आपका एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। और जानवर, वो 6-6 बर्गर खाने वाले, लाहौर बेच के पावे मंगाने वाले, खद्दे खाने वाले, मतलब ये क्या आप बात कर रहे हो जी इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो फिर वो आपके तो पायलट्स के पास वो क्या होते हैं, वो डिग्रियां जाली, और वो क्या होता है, क्या कहते हैं उन्होंने, ठीक है, अंतड़ियों का मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों का तेल, खाने वाला तेल इंजेक्ट करके बकरे के इशारग में इंजेक्ट करके पानी प्रेशर से उसका वजन बढ़ाने वाले, वो हराम खाते हैं, लेकिन वो हराम में हराम नहीं मिलाते, इधर हलाल में बाज नहीं आता। वो हमारा दोस्त है, भाई है, बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत बड़ा ब्रेन है, शुएब मंसूर। वो उनकी फिल्म थी, मुझे नाम भूल गया उसका जुमला था कि हराम जेब में डाल के हलाल खरीदने जाते हो। तो कैरेक्टर नहीं, वो ना कोई इल्म है, ना कोई हुनर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मिली नगमे सुनो तो लगता है हम जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। तो इसलिए मिली नगमे सुना करो ज्यादा। सर आखिरी में मैं बस आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कभी भी भारत के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो सकेंगे या ऐसी टेंशन चलती रहेगी? नहीं, ये नहीं होगा। सबात तगय्युर को है जमाने में, ये बददुआया हुआ खिता है, जरूर है, कोई शक नहीं है, ये एक बददुआया हुआ खिता है। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को 135 करोड़, 135 बल्कि अब तो शायद 40 हो गए, 1 अरब 35 करोड़, वो कोई नेल्सन मंडेला इनको मिलता, वो नेल्सन मंडेला की बजाय इनको क्या मिला, नरेंद्र मोदी। ये मुकद्दर है, लेकिन ये आखिरी बात नहीं, आते रहते हैं। ये क्या मुमकिन है कोई इनको भी दूसरी जंगे अजीम टाइप तजर्बे में से गुजरे तो इनको अकल आए। यूरोप को भी अकल आई है, 100 साल की जंगें लड़ने के बाद होश ठिकाने आए हैं, वो इंसान के बच्चे बन गए हैं, इनके सामने मिसालें। तो सियाना तो होता ही वो है जो किसी को जलता देख के आग से बचना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो भी कहे कि मैंने भी उंगल दे के देखना है भाई कितनी गर्म होती है। तो ये बदनसीबी है लीडरशिप की, अफसोस है, दुख है। मैं ये बात बिल्कुल कुछ इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, और अगर बदतमीजी का पहलू निकलता हो तो मैं माजरत खा हूं, मैं माफी चाहता हूं। ये जिंदगी इसलिए नहीं है, ये दीन इसलिए नहीं है। मेरे पास गीता पड़ी है,
इनके मजहब में बनी नौ इंसान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कुछ इनकी मुकद्दस किताबों में दर्ज है ये जिंदगियां उसके उलट गुजारते हैं। ये म्यांमार वगैरह में जो हमारे बुद्धिस्ट ने मुसलमानों के साथ किया, वो किसी और ईसाइयों के साथ भी करते तो मुझे दुख होता। वो तो जाहिर है मेरे हम मजहबी हैं, तो ये दुनिया की, ये बनी नौ इंसान का आलमी है कि जो उनकी मुकद्दस किताबों में या जिन किताबों में वो बिलीव करते हैं, जो उनमें लिखा है, प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा। उनके नाम पे कत्लो भारत जरूर करेंगे, उनके नाम पे इक्तदार में भी आए, उनके नाम पे जंगें भी लड़ेंगे, उनके नाम पे लूट मार भी करेंगे, मैं वतन के ये फलाना है, कौम के वसीतर मुफाद में केड़ी कौम है। इसीलिए रंदा दरगाह है। मैं कल किसी प्रोग्राम में मैंने किसी के साथ शेयर किया है, मैंने जितनी गुर्बत मथुरा में देखी, मथुरा एक मुकद्दस मुकाम है। मैं हाजिरी के लिए गया था हिंदुस्तान, हम ट्रेवल कर रहे थे दिल्ली से आगरा। मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत शायर हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं मसीही, नजीर कैसर, वो भी मेरे साथ। तो जो गुर्बत मैंने देखी, जिन जानवरों को देखा खुराक ढूंढते हुए, गंदबला, वो रेलवे स्टेशन पे था, लोग फेंक फूंक जाते हैं, वहां भी तमीज तमूज ऐसी है ना, करोड़ों रुपए की गाड़ी होगी, अंदर से सामान बाहर फेंक रहा होगा, इसी तरह के जानवर जो वहां फेंक जाते होंगे, बच्चे कुछ खा रहे, वो छोटे छोटे वो आवारा फिर रहे, वो बच्चे भी और वो छोटे छोटे सुअर टाइप, दोनों ही, बालक कोई नहीं बन। तो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो ये नसीबी है, कुछ और करो, कुछ और सोच लो और निकल आओ। क्यों एक बंदा गया किसी के घर, पता नहीं वो 12-15 साल बाद, उसने कहा ये चीते बाहर निकल, वो चीता बाहर, उन्होंने कहा ये तू कब आया है? उसने कहा नहीं तू बाहर निकल, मैंने तुझे छोड़ना नहीं। वो इतने सालों बाद आके तू लड़ने आया है? उसने कहा मैं, याद है मैं अफ्रीका जाने से पहले तूने मुझे एक बार गेंडा कहा था, वो मुझे तो पता नहीं था गेंडा होता कैसा है, वो तो मैंने अफ्रीका जाके देखा है, तो मेरा तो खून खोल रहा है। ये वो मेंटालिटी को ऊंच नीच हो गई हिंदुस्तान में। ये जो मुगलों की और उससे पहले सलातीन की जो हैं, सलातीन दिल्ली, और कभी पढ़ तो लो अनपढ़ हो, कभी देखो तो सही। हुक्मरान कबन मिजाजन सेकुलर होता है, उसने सबको साथ लेके चलना होता है। कोई एक आध को क्रैक कहीं आ जाए तो आ जाए, मैं ये नहीं कहता, बट नॉर्मली नहीं होता है। उस जमाने में आया कि कोई ये वो और बल्कि यहाँ तो सलातीन दिल्ली में ऐसे ऐसे हुक्मरान भी थे जिन्होंने हिंदुओं के मुसलमान होने पे पाबंदी लगाई हुई थी कि अगर ये मुसलमान हो गए तो जिजिया कहाँ से आएगा, वो टैक्स नहीं होता है जी के लिए और ये देखभाल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये तो हुआ है, वो तारीख मैंने लिखी है। सो इसलिए तो सर हमें क्या आदत कैसी मिली है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंध में जो अंदरूने सिंध जो है वो हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं हर साल, वो शिकायत करते हैं 1000 के करीब बच्चियां उनकी उठा के ले जाते हैं और जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं। अब एक मिनट, ऐसे नहीं पकड़ के दौड़ लगा देते, ले जाते हैं, यहां नहीं ले जाते, औरतें कब्रों में महफूज नहीं, यहां पता नहीं। ये जैनब जैसे के बाद सैकड़ों केस हो चुके हैं, हर चौथे दिन अखबार में छपा होता है मासूम कम से बच्चों के साथ क्या होता है, ये उठा के सिंध में ले जाते हैं। ये क्या बात हुई, यहां नहीं ले जाते। एक अनघड़, अनपढ़, फ्रस्ट्रेटेड, सफोकेटेड माशरा है जिसको ना आपने तालीम दी, ना को तहजीब दी, ना उसकी को ग्रूमिंग की, ना उसकी को ट्रेनिंग की। मैं जो इतनी देर से ये कलप रहा हूं कि भाई पाकिस्तान का मसला इक्तसादियात का नहीं, बर्बाद हो चुकी अखलाकियात का है, उसमें हिंदू आपने कहां से डाल लिया। ये कसूर की जैनब हिंदू थी, इस तरह की जैनब के बाद आज तक जो सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अखबारों में छप रहे हैं, उनमें से तो कोई हिंदू नहीं है।
तो ये ना बात करें। ये खास मेंटालिटी है, एक खास जहनीत है। लोगों को एजुकेट करो, उनको इंसान आदमी के तौर पे पैदा होते हैं हम, बेटा ये याद रखना। हम इब्ने आदम, आदमी के तौर पे, या बिन्नते आदम, हम आदमियों के तौर पे पैदा, आदम की औलाद के तौर पे हमने, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि हमने आदमी से इंसान बनना है। वो जो कहते हैं ना, बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये कौन करता है? ये बेसिकली स्टेट की जिम्मेदारी। मुझे आपने अनपढ़ माँ बाप दिए, मुझे आपने गंदा स्कूल दिया, मुझे आपने अनपढ़ टीचर दिया, मेरे साथ भैंसें बनी हुई हैं, मार मार के मेरा सत्यानाश कर देते हैं वो जाहिल, फिर मैं स्कूल छोड़ के भाग जाता हूँ। मेरे भाई बच्चा इज नाउ 19-20 असलान, अभी कहो तो दिखा देता हूँ जी। जब ये शुरू जब आया तो मैंने कहा बेटा मैं तुझे डाल देता हूँ स्कूल में, छोड़ मैं कुछ और करता हूँ, तुम्हारा बहुत बथेरा स्टाफ है, तो तू इंटेलिजेंट है बहुत, उस जैसी आंखें आपको किसी की नजर नहीं आई, दिखा देता हूँ। जरूर सर, अगर आप दिखाना चाहें जरूर। हाँ अभी दिखाता हूँ। वो मैंने कहा तू बिल्कुल ही नहीं गया स्कूल। वो गग्गो मंडी का रहने वाला, कहता जी मैं गया, पता नहीं दूसरी तीसरी क्लास। तो मैंने फिर क्या हुआ? कहता जी मारते बहुत। अच्छा, मैंने कहा कैसे मारते? कहता गिलियां सोटियां मंगाते सी टीचर, गिलियां शतूत कर ये। अरसलान इधर आओ बेटा, आगे ये बाजी को बताओ क्या क्या करते थे वो स्कूल टीचर्स? वो मारते बहुत होते थे, मैं इसी वजह से मैं छोड़ के स्कूल भागा हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ती। अच्छा नहीं, दो सोटी का बताओ। सोटी वो गिल्ली टाली की लेते थे, सोटी गिल्ली सोटी, गीली सोटी लेते थे ताकि खाली उतार ले। सही। कभी तो कभार हम स्कूल से वैसे ही भाग जाते डर के। ये नजर आ रहा है ना? ये थोड़ा सा नीचे हो। मैं, हाँ नजर आ रहे हैं, मेरी अभी पहले बात हुई थी ना। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ नजर आ रहे हैं बिल्कुल। तो सब बच्चों के साथ ऐसे ये इस जैसी आंखें दिखाओ मुझे ढूंढ के, इतने पाकिस्तानियों की आंखें इस तरह की खूबसूरत हैं। हाँ सही। सच एन इंटेलिजेंट, सच अ स्वीट बॉय, स्कूल से भागा, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। आई लिव इन अ बेसमेंट, देखा हुआ है आपने? जी जी। हाँ आपकी ना मांटी का तो बहुत कम, मतलब हमारे जो बाकी स्टाफ है घर का वो नहीं, ही इज द ओनली वन हु हैंडल्स एवरीथिंग। सही। फोन अटेंड करने, अपॉइंटमेंट करनी, फलाना आ गए, ये वो, माशाल्लाह ही इज डूइंग एवरीथिंग ब्यूटीफुली। सन के नहीं, यहाँ पौधे लगे हुए बेसमेंट में, इधर भी पीछे भी बैठे हुए, सारा कुछ अकेला संभालता है, कोई इशू नहीं, हंसते खेलते रहते हैं सारा दिन। अब मेरे बच्चों के पास उसने बैठ के हल्का फुल्का दोबारा तो अंग्रेजी के लफ्ज बनाना सीखे। तो जुल्म कर रहे हो तुम, तुम्हारी सजा है। ये आज हुक्मरान चीख रहे हैं ना कि लोग सुनते नहीं, तो तुमने उनको दिया क्या है? तुम्हारी सुने क्यों? औलाद को आवारा करके, ठीक है, वाह भाई, सुभान अल्लाह। ये नहीं है, आपने इन पे इन्वेस्ट ही कुछ नहीं किया, बदकिस्मत हो गए। अच्छा वैसे बोलेंगे इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। अच्छा जी, किधर है? कुछ भी नहीं। गंदे गलीज स्कूल जहां मेजोरिटी जाती है, मैं जो महंगे प्राइवेट हाई प्रोफाइल स्कूल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सही। तो बाकी जहां आपकी मेजोरिटी जा रही है, पता नहीं आप हर रोज, उनकी तो आबादियां इतनी इतनी है 22 करोड़ में, पता नहीं मैं कहता हूं कितने न्यूटन रोज मर जाते हैं, कितने आइंस्टाइन स्कूल छोड़ के भाग जाते हो, तो आपको सजाएं मिल रही हैं।
अब पिटवे के जी वो सुनता ही कोई नहीं जी, मास्क नहीं लगाते जी, फलां चीज नहीं करते जी, क्यों करें? सर मैं तो यही बोलूंगी लास्ट में कि हम लोग, मैंने पहले भी शायद एक दो शोज में अपने कहा है कि हम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऐसे निकाल रहे हैं उस तरह के जिन्होंने मशाल खान को मार दिया सिर्फ एक अफवाह के ऊपर। ये मैं किसी मदरसे के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लड़कों ने, वो 3 साल हो गए लेकिन आज भी जब मुझे वो फुटेजेस याद आती हैं तो जैसे मैं कांप जाती हूँ, सोच के कांप जाती हूँ कि क्या स्टूडेंट्स निकाल रहे हो। बिल्कुल, आपके यहां से जो मटेरियल आ रहा है, जो खाम माल आ रहा है, उससे डरो, उससे डरो, खौफ खाओ। इस मुल्क में ढंग का कारीगर नहीं मिलता। ये मेसन वेसन इलेक्ट्रिशियन, ये मैं ये जो इन लोगों की बात कर रहा हूं जो काबिल थे चले गए, जिसके जहां सींग समाये वो निकल गया बेचारा। उनके ट्रेन किए हुए जो बेचारे, उतने उनके हाथों में वो सफाई नहीं है, वो क्राफ्ट नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो है तो क्या है, ये तलछट है। मैं जो कहता हूँ 15 साल मंसूबा बनाओ, एक हाथ में वो कहते हैं कैरेट और स्टिक दोनों मजबूत पकड़ो, 15 साल मंसूबा, ये ख्वाब दिखाने बंद करो। आएंगे तो यूं कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर दोगे तुम, क्या कर लिया तुमने? बिल्कुल नहीं होना। सीधा बिल्कुल साफ लोगों को कॉन्फिडेंस में लो कि भाई केस नहीं है 2 4 5 साल। ये एक लंबा मंसूबा है, एक रोड मैप है 15 साल या 20 साल। उससे पहले अगर तुमने कोई इधर उधर की बात की तो छितर भी बढ़े तो लितर भी बढ़े। पहले 5 साल ये टारगेट्स। और ये नहीं है कि वो कोई बेलाम तो नहीं होना, रिविजिट करते जाओ साथ साथ, उनको तब्दीलियां साथ साथ जो जो समझ में आती हैं या हालात बदलते हैं, बैनुल अक़वामी हालात बदलते हैं, उसके मुताबिक उसको आप रिविजिट करते रहो, चेंज करते रहो। ये नहीं कि उसको आपने जफा मार के बैठ जाना। फर्स्ट 5 years ये, सेकंड 5 years ये, उसके बाद 5 साल ये। एक नस्ल को रजाकाराना तौर पे पत्थर बांधने पड़ेंगे बीबी, फिर मटीरियल आएगा देखना, खूबसूरत स्कूल। और तुम यूनिवर्सिटियां बनाने, तुम्हारी शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली, 8वीं पास 2 नंबर। और जिनके पायलट्स के पास वो, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या होते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, लाइसेंस, उनके हाँ, फेक लाइसेंस है। वो जिनके पायलट्स, वो पायलट क्या होता है, जहाज चलता फिरता एक छोटा सा मोहल्ला होता है, सैकड़ों घरों की जिंदगी, सैकड़ों लोगों की नहीं कह रहा मैं, सैकड़ों घरों की जिंदगी मौत का सवाल। तो तुम्हारे लाइसेंस उनके जाली हैं। तो सोचो तो सही, तुम्हारे ये सरकारी स्कूलों में ये टटपुंजिये जो बैठे हैं, उनका अपना ड्रेस कोड कोई नहीं होता, टूटी चप्पल पाई है, अजीब तरह की शलवार है ना, उसकी बदा है ना कता शेव, उसकी बड़ी हुई वो टीचर है। तो ये जो तुम्हारा रॉ मटेरियल आ रहा है, इसका तुम क्या कर रहे हो भाई? अच्छे से अच्छा तरखान, मैं तो मिसालें दे दे के पागल हो गया। मुझे दीमक ज्यादा लकड़ी दोगे और मैं बड़ा आला तरखान, मुझे बताओ। मुझे न्यूज प्रिंट पे कहो पेंटिंग बना दो, मैं पिकासो हूं, मैं क्या करूंगा? गले हुए, मुझे गला हुआ गलीज कपड़ा दे के कहो कि इसका कोई अच्छा लिबास बना। तो ये आ रहा है तुम्हारे पास, हो भाई इधर ये दुलतियां झाड़ते फिर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर की कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, और लोग भी वो तालियां तुलियां बजा रहे हैं। जब समझ आने लगती है, अब मैंने साल एक पहले कुछ वो एक इंटरव्यू दिया था, फटा था मैं, फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, दायर है, मैं आई वाज अनॉयड, आई वाज अनहैप्पी। उस पे बड़ी बातें शातें ये वो, मुझे लोगों ने कहा यार कबल अज वक्त है, अभी तो इनको टाइम देना चाहिए फलाना, मैं चुप कर गया। अब वो सारी बातें अब चौधरी फवाद ने करती हैं, तुम बताओ मुझे उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए या मुझे कोड़े मारने हैं? ये हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है सर, और सब बड़े तो हैरान हैं। अब मैं साल पहले जो बातें कर रहा था वो फवाद चौधरी ने करके क्या किया? कुछ भी नहीं। यही मातम मैंने किया था, ना कोई होमवर्क है, ना इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है,
नहीं, वो तैयारी है। तैयारी से क्या मुराद? वो डंडे बैठ के लगानी। तैयारी से मुराद होती है टीम फॉर्मेशन, मंसूबाबंदी, बेशुमार चीजों पर मुश्तमिल एक एक्सरसाइज का, एक ड्रिल का नाम है तैयारी। सो दैट इज व्हाट इट इज। आप रोजा रखते हो तो तैयारी कर रहे होते हो, और उसमें सिर्फ भूख नहीं होती, सिर्फ पक्का नहीं होता, सारा रूटीन आपका उलट पुलट जाता है। अब जो समझता है कि वो एयर कंडीशन कमरे में लेट के तो फिर अफ्तारी के वक्त उठ रहा है, तो उस पर रहम आता है। रोजा तब है अगर रूटीन के मुताबिक तुम चल रहे हैं, फिर तो रोजा होगा, वरना तो पता नहीं क्या है। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आपका इस्लामाबाद चक्कर लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, और मैं लाहौर आई तो आप नहीं भी कहेंगे तो आपको पता है मैं तो पहुंच जाऊंगी। तो बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।